सिलेबस में देखेंगे तो लिखा होगा भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है, इतना ही लिख दिया। अब जब हिस्ट्री पढ़ाने वाले सर आएंगे तो पूरा डिफाइन करेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपका मध्यकालीन में कहां तक पढ़ना है, और आपका जो है आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। उसी प्रकार आपका ज्योग्राफी विषय की बात करूं तो प्रीलिम्स में से इतना लिख दिया है आपका कि विश्व एवं भारत का भौतिक भूगोल, भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। तो आपके जो है यदि ज्योग्राफी की बात करें तो क्या लिखा है, विश्व में भारत का भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल लिखा हुआ है। तो जैसे भौतिक भूगोल की बात किया जाए तो भौतिक भूगोल में क्या चीज आती है, तो भौतिक का मतलब यहाँ पे फिजिकल, फिजिकल का मतलब प्राकृतिक चीजों से है। तो भौतिक भूगोल में हम लोग जितनी भी पृथ्वी पर प्राकृतिक चीजें पाई जाती है उन प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करके आपके जो है भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। मतलब पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें दिखाई देंगी, एक तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीजें हैं, और हम लोग किसमें आएंगे, हम लोग पृथ्वी में हैं, मनुष्य किसमें आएगा, मनुष्य भी प्राकृतिक है भाई, तुमको क्लोन बना के तैयार थोड़ी किया गया है, तो मनुष्य भी किसमें आएगा, आपका जो है प्राकृतिक में आएगा। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं वो किसमें आएंगे, आपके कृत्रिम में आएंगे। जैसे टेबल, कुर्सी, ये मार्कर, ये कूलर, ये पंखा है ना, सड़कें, बिल्डिंग, ये सब किसमें आएंगे, आपकी जो है कृत्रिम में आएंगे। उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित चीजें। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें मिलती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो मानव निर्मित चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मानव भूगोल, और प्राकृतिक चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आपका जो है भौतिक भूगोल कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका जो है जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो किसमें आ गया, आपका भौतिक भूगोल में आ गया। इसी को फिर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जहां पे पर्वत पठार मैदान पढ़ते हैं उसको कहते हैं भूआकृति विज्ञान, उसको क्या कहते हैं, आपके जो है भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार जहां पे क्लाइमेट का अध्ययन करेंगे तो जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र का अध्ययन करेंगे तो समुद्र विज्ञान हो गया। तो इस तरीके से भौतिक भूगोल में सभी के सभी आपका जो भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और किसका अध्ययन करेंगे, आपका जो है समुद्र विज्ञान आ गया। क्लियर पॉइंट। उसी प्रकार आर्थिक भूगोल में क्या आ जाएगा, जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, तो तीन प्रकार की आर्थिक गतिविधियां तो जानते हैं आप लोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो बड़ी बात नहीं है। मैं भी जब 12वीं पास या ग्रेजुएशन करके गया तो मुझे भी नहीं पता था, है ना। जब पहली बार एमएससी करने के बाद, मैंने तो एमएससी करने के बाद सोचा, तो मेरा एमएससी भी है स्टैटिस्टिक्स में, और फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करते करते एमए ज्योग्राफी भी किया था, उसमें नेट जीआरएफ भी है। तो एमएससी करने के बाद सोचा कि जिंदगी में क्या किया जाए, मतलब 22 साल की उम्र में, है ना। आप लोग तो मेरे ख्याल से आजकल अवेयरनेस है बच्चा, जैसे मेरे पास जहां पे मैं इंस्टीट्यूट है मेरा, छत्तीसगढ़ होम स्टेट है मेरा, वहां पर मैंने इंस्टीट्यूट डाला हुआ है, तो वहां पे 12वीं पास के बाद ही बच्चा मेरे पास आ जाता है। तो 3 साल 4 साल यूपीएससी और सीजीपीएससी जो भी तैयारी करना है 3-4 साल पहले से लग जाता है। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है। आप लोग में कितने अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे 90% अभी क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। अच्छी सही बात है, और अच्छी बात है कि आपको अभी से अवेयरनेस है और अभी से आप करियर के प्रति चिंतित है। अदरवाइज मैंने कहा कि 22 साल के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। 22 साल के बाद जब मैं 22 साल में एमएससी करके कंप्लीट किया, और एमएससी भी कर तो लिया लेकिन आता कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से डिग्री देने वाला है ना। मेरे एमएससी में 75% मार्क्स थे, लेकिन उस एमएससी के बारे में स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन 75% मार्क्स थे मेरे। तो बाद में पता चला कि जब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किए तब पता चला कि आता कुछ नहीं है। ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता था, हिस्ट्री का एच भी नहीं आता था, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट नाम ही नहीं सुने थे, पॉपेट क्या होता है सबसे नाम ही नहीं सुने थे। वहां से मैंने जिंदगी की जर्नी स्टार्ट की थी, और ये अच्छी बात है कि हमने अपने आप को स्वीकार किया कि मुझे कुछ नहीं आता है, तभी सीखना स्टार्ट किया। अदरवाइज जो ये सोच ले कि मुझे बहुत कुछ आता है तो फिर जिंदगी में कभी सीख नहीं पाता है, राइट। कुछ लोग आते हैं ऐसे बच्चे के साथ, मुझे तो संविधान स्टार्ट किया, बोले संविधान तो आता है मुझे बहुत कुछ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ये पढ़ा दो। तो फिर एक क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है कि बताओ संविधान की परिभाषा बता दो अच्छे से, तो सर बहुत से रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए अब याद नहीं है ठीक है, तो तुरंत ये जवाब होता है। तो हमें ऐसी तैयारी नहीं करनी है, तैयारी ऐसी करनी है कि 24/7 आवर्स कम से कम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फैक्ट्स भूल जाते हैं, मुझे भी आर्टिकल्स बहुत सारे याद नहीं रहेंगे, एक बार देखना पड़ता है के पहले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कि पूरा संविधान कैसे काम करता है, संसद में बिल कैसे पारित होता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, वो कॉन्सेप्ट चीजें हमेशा याद रहती है ना। फैक्ट्स हो सकता है कि आप भूल जाओ, क्योंकि फैक्ट्स अनलिमिटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ आर्टिकल्स हमेशा याद रहते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स रिवीजन नहीं करो तो भूल जाते हैं। तो तथ्य की बात नहीं करता, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट जब तक अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी मान के चलने की ठीक से नहीं हुई है। एनीवे, तो यहाँ पे आर्थिक भूगोल में हमारा क्या जाएगा, कृषि, खनिज, उद्योग। तो मुख्य रूप से ज्योग्राफी की बात करेंगे तो कृषि, खनिज और उद्योग आर्थिक भूगोल में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। हाँ, थोड़ा सा किसी ने सिलेबस कहा तो मैं सिलेबस कैसे दिया है उसको डिफाइन कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस ही, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है जो अन्य चीजों को लेकर चलता है, उसमें संविधान एक छोटा सा पार्ट है। तो अभी मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कि संविधान सिलेबस कैसे डिफाइन है, तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि सिलेबस प्रीलिम्स का जो लिखा हुआ है वो एक लाइन में लिखा हुआ है, तो ये आर्थिक भूगोल है। उसी प्रकार सामाजिक भूगोल की जब बात करते हैं तो सामाजिक भूगोल में क्या आएगा, आपका जनसंख्या। सामाजिक भूगोल में क्या आएगा, आपका जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स में वेल डिफाइंड नहीं है, उन सब चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। तो जब जब टॉपिक चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो सर जो क्या करेंगे, सिलेबस को खोल करके आपको बताते जाएंगे। अभी मेरा आज का डेमो जो दिया गया आप लोग के लिए वो संविधान का दिया गया है, तो संविधान की बात कर ले। चलिए, तो संविधान में सबसे पहले संविधान की परिभाषा बता दो मुझे, संविधान से समझते क्या है? सबसे पहले संविधान का मतलब क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का। इंग्लिश मीडियम में कोई तो हिंदी वाले, चलो अच्छी बात है। तो हमारे रीजनल सेंटर्स में 50-50 दोनों रहते हैं, रीजनल सेंटर्स में जनरली देखेंगे तो 50-50 दोनों मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश आज की डेट में। तो संविधान की परिभाषा क्या होगी बताओ, संविधान नाम तो सुना होगा ना, भारत का संविधान। अच्छा चलो, भारत का संविधान लागू कब हुआ बता दो। चलिए धन्यवाद, इतना तो कम से कम पता है। और मैंने कहा कि नहीं पता तो घबराने वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि संविधान की परिभाषा क्या है। ये भी पता था मेरे को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। लेकिन इस गणतंत्र का मतलब नहीं पता था मेरे को, जब तैयारी स्टार्ट किया तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ये पता था, लेकिन इस रिपब्लिक डे, रिपब्लिक का मतलब नहीं पता था। तो कितने लोगों को गणतंत्र का मतलब पता है, बोलो, इतना जोर से बोलो कि मेरे तक आ जाए आवाज। शासन, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख है, किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं होता है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये तो आपका सुपर 30 का डायलॉग भी हो गया ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आपके सुपर 30 का क्या होगा डायलॉग भी हो गया। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है
वह क्या होगा? निर्वाचित होगा। राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा आपका जो है? वह निर्वाचित होगा। तो भारत एक गणतंत्र देश है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति कहा जाता है। तो राष्ट्र का प्रमुख है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। लेकिन ब्रिटेन, ब्रिटेन गणतंत्र है कि नहीं है? तो ब्रिटेन लोकतंत्र जरूर है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां आज भी जो है, वहां आज भी जो है हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का जो प्रमुख है, वह महारानी राजा का बेटा आपका वंशानुगत माना जाता है ना। भले वहां पे लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था वही पर भी, भारत वहीं से लिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र क्यों नहीं है, और भारत गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। भारत जो है लोकतंत्र भी है और आपका गणतंत्र भी है, ये दोनों भारत में है। ये कैसे इसको देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग संविधान की परिभाषा में आते हैं। तो आप लोग के घर का संविधान है? घर में संविधान चलता नहीं चलता है? तो घर का संविधान का मतलब क्या समझ रहे हो? हर घर का कुछ संविधान होगा। बस ये है कि संविधान दो तरीके के हो सकते हैं, लिखित होता है और एक अलिखित होता है। जैसे भारत का संविधान क्या है? लिखित है। यूएसए का संविधान क्या है? लेकिन ब्रिटेन का संविधान, राइट। तो आपके घर का संविधान ब्रिटेन के संविधान के समान है। घर का संविधान का मतलब ये है कि घर में भी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर व्यक्ति के द्वारा, घर के सदस्यों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मन चाहे जब मन करे जो भी काम करने लग गया, या सब सोए हुए आपके बारे में तुम्हारा मन क्या डांस करने का, डीजे बजा डांस करने लगा, ऐसा करते हो क्या? है ना। यदि सब इंसान हो, सभ्य समझदार व्यक्ति तो नहीं करोगे, या करोगे तो फिर पापा मम्मी का डंडा और जूता चप्पल सब साथ पड़ेगा एक साथ जो है। तो घर में भी एक व्यवस्था बनी हुई है कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, कब करेगा। सबकी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होती है? बटी हुई होती है। तो घर में भी एक छोटी सी व्यवस्था बनाने के लिए कुछ अलिखित नियमों और सिद्धांतों का समूह काम करता है, जिससे आपका घर क्या होता है? सही सलामत व्यवस्थित रूप से चलता है। तो इतने बड़े देश को चलाना है तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? तो ये जो नियम सिद्धांतों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है संविधान कहते हैं, जिससे किसी राष्ट्र या किसी देश का शासन क्या होता है? आपका जो है चलता है। तो एक लाइन परिभाषा लिखिए संविधान की पहले। तो संविधान की एक लाइन परिभाषा जल्दी से देखिए, किसी भी अब यहां पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा, दोनों में अंतर भी बताऊंगा। जनरली हम लोग वर्ड यूज करेंगे राज्य, जनरली हम लोग अभी वर्ड यूज करेंगे राज्य। अभी राष्ट्र को भूल जाओ, और राज्य का मतलब क्या होता है देखेंगे। तो लिखिए किसी राज्य का ब्रैकेट में भी लिख सकते हो देश, कंट्री। किसी राज्य का शासन संचालन करने के लिए, किसी राज्य का शासन संचालन करने के लिए कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है। तो संविधान की परिभाषा मिल गई। अब किसी को भी बता देंगे कि किसी भी देश या राज्य का शासन संचालन करना है या वहां एक निश्चित व्यवस्था बनाए रखनी है, तो उसके लिए जो नियमों और सिद्धांतों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है संविधान कहते हैं। अब ये संविधान जो है यदि लिखित रूप से है, यदि यह संविधान क्या हो सकता है? आपका जो है लिखित रूप से है, तो वह लिखित संविधान कहलाएगा। जैसे भारत और यूएसए का है। कुछ संविधान लिखित नहीं होते हैं, अलिखित होते हैं। ये परंपराओं के अनुसार विकसित होता है। अलिखित का मतलब यहां पर ये नहीं है कि काम कैसे करेंगे, तो परंपराओं से विकसित होता है। अलिखित संविधान का मतलब क्या हुआ? परंपराओं से विकसित, कि कैसे कौन सा काम किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो परंपराओं के समय के साथ क्या होता रहता है? विकसित होते रहता है। जैसे घर में जो काम होता है आपका जो है वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? आपकी जो वंश के अनुसार आगे बढ़ते रहती है। उसमें समय के साथ कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। यदि समय के साथ चेंज नहीं होगा तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चों दोनों को समय के अनुसार, खास करके पेरेंट्स को समय के अनुसार चेंज होना पड़ता है। यदि पेरेंट्स समय के अनुसार चेंज नहीं हो पाए तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस बढ़ जाते हैं, और फिर वही उसके बाद क्या होता है? आपका जो है कि घर जो है घर नहीं रह जाता है, फिर लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। रोज आपका जो पेरेंट्स के बीच में आपस में क्या होगा? टकराव होगा, बच्चों के बीच में टकराव होगा। तो समझदार पेरेंट्स वही है जो समय के अनुसार अपने विचार और अपनी चीजों को क्या कर सके? बच्चों के अनुसार चेंज कर सके। हाँ, गलत या सही क्या है इसका फैसला जो बच्चे होते हैं उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, एक उम्र के बाद सीखते हैं। तो वहां पर उसकी नजर रखने की जरूरत किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है। लेकिन हर बात पर टोकेंगे तो आप लोगों को पसंद है कि हर बात में अपने मम्मी पापा टोकते रहेंगे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो जहां पे जरूरत है वहां पर रोकने की जरूरत। अदरवाइज स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर पता है ना आपको? स्वतंत्र रहना और स्वच्छंद दोनों में अंतर होता है। स्वतंत्र और स्वच्छंद दोनों में अंतर है कि नहीं है? पक्षी स्वच्छंद होता है, जो बर्ड्स होता है क्या होता है? वो अपने हिसाब से जहां मन करे, जहां घूमना फिरना, जैसे जहां बैठना वो अंदर घर के अंदर घुस जाएगा, कहीं भी जाके बैठ सकता है। लेकिन ऐसे हम लोग स्वच्छंद हो जाए तो काम चलेगा क्या? तो हमें कुछ नियम कानूनों के तहत क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। तो हम स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। एक वर्ड यूज आता है लिबर्टी, कि हर एक व्यक्ति को, ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो सबसे ज्यादा महत्व देता है लिबर्टी को, स्वतंत्रता को। लेकिन लिबर्टी का मतलब क्या होता है? कि लिबर्टी का मतलब वो होता है आप तब तक लिबरल है, लिबर्टी आपके पास है जब तक किसी अन्य को नुकसान ना हो, है ना। जैसे मैं अपने यहाँ भी खुल के डांस भी करूं, किसी को हाथ पे मारो, चोट नहीं लग रही, तब तक मैं लिबर्टी मेरी ठीक है। लेकिन पता चला कि हाथ पर खिला रहा हूं, 10 लोगों को थप्पड़ लग रहा है, तो वो लिबर्टी नहीं कहलाएगी। तो लिबर्टी का मतलब ये होता है कि मनुष्य वहां तक स्वतंत्र है जहां तक उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो। ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो वेस्टर्न जो थिंकर्स है वर्तमान में, या वेस्टर्न जो बाद में थिंकर्स आए, वो सबसे ज्यादा जो महत्व देते हैं वो किसको देते हैं? आपका लिबर्टी को देते हैं। पूंजीवाद कैपिटलिज्म कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? आपका जो है लिबर्टी पे काम करता है, राइट। भारत भी धीरे धीरे हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। अब हर चीज, हर व्यक्ति को लिबर्टी, आप लोग भी जो यंग जनरेशन है सबको लिबर्टी चाहिए, लेकिन लिबर्टी का मतलब किसी अन्य को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे परिभाषा मैंने दे दी। अब यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज किया राज्य, तो राज्य का मतलब कितने लोग और क्या क्या समझ रहे हो बता दो मुझे। तो एक तो समझ रहे होंगे बिहार राज्य, तो एक राज्य जो आप लोग समझ रहे हैं बिहार राज्य, यहां पर उसका अर्थ ये नहीं है
है ना। ये भी राज्य यहाँ पे भी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राज्य वर्ड यूज किया गया है एक प्रशासनिक इकाई के रूप में यूज किया गया है। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में क्या किया गया आपका जो है यूज किया गया है। तो राज्य जो शब्द है, भारत में 28 राज्य बोलते हैं, तो ये जो 28 राज्य वर्ड यूज करते हैं वो एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के रूप में हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपकी जो है एक पूरे भारत को हमने जो है राजनीतिक प्रशासनिक सुविधा के लिए, या इसको मेन ज्यादा बेटर है कि राजनीतिक इकाई कर सकते हैं आप, प्रशासनिक में डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, एक राजनीतिक इकाई के रूप में इसको ले सकते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर है कि ये क्या है आपकी जो है एक राजनीतिक इकाई है। तो यहाँ पर भारत को हमने कितने राज्यों में डिवाइड किया है आपका जो है, तो राजनीतिक इकाई हो गई। तो राज्य शब्द का एक अर्थ जो लिया जाता है 28 राज्य के संदर्भ में, वह कौन सा अर्थ हो गया आपका, राजनीतिक इकाई से हो गया। लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा मैंने वर्ड यूज किया उसका मतलब वो नहीं है, क्लियर। दूसरा राज्य का शब्द है, ये हम लोग देखेंगे आपका हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को क्या किया गया आपका जो है, आर्टिकल का अनुच्छेद, बताता हूं धीरे धीरे क्लियर होंगे। आर्टिकल का मतलब यहां पर किसी हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है देखेंगे। तो राज्य शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया आपका जो है 12 में, और इस राज्य शब्द में जो परिभाषित किया गया है उसमें वे सभी संस्थाएं आ जाएंगी जो सरकार से जुड़ी होती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे कोई स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय सरकार हो। तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आ जाते हैं जो केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। मतलब कल के दिन में आप एसडीएम डीएसपी कुछ भी बन जाते हैं तो आप भी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। आप किसमें आ जाएंगे आपके जो है एक राज्य की परिभाषा में, आपके द्वारा किया गया कार्य राज्य के द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। हाँ, निर्वाचित क्यों नहीं आएंगे, निर्वाचित केंद्र सरकार तो वही है। तो इस मैंने कहा कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए सभी प्राधिकारी आ जाएंगे, चाहे आप हो, चाहे सांसद सदस्य हो, एमपी हो, चाहे स्थानीय आपके जो है सरपंच या अदर प्रशासनिक अधिकारी हो, तो सभी के सभी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। राज्य की परिभाषा का मतलब राज्य के द्वारा किया गया कार्य। जैसे आप एसडीएम का कोई काम करेंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी क्या कहलाएगा, राज्य के द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा। आइए बस समझे। तो ये डिफाइन किया गया किसमें आपके जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में। तो हमारे संविधान की परिभाषा में इस परिभाषा को आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान में एक और परिभाषा राज्य कहलाने के लिए होती है, पॉलिटिकल साइंस। इसमें राज्य कहलाने के लिए 3 स्थितियां होना जरूरी है। कोई भी क्षेत्र राज्य तब कहलाता है जब उसमें एक निश्चित भूभाग हो। एक क्या हो आपका जो है एक निश्चित भूभाग, राज्य के अंतर्गत कोई भी राज्य तब कहलाएगा, राज्य तब बनेगा जब एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। पहली बात, निश्चित भूभाग का मतलब आपका कोई ना कोई छोटा मोटा एरिया होना चाहिए। तो सोचोगे कि मेरे घर में भी मेरे खुद के नाम की जमीन है तो मैं भी राज्य हो गया, ऐसा नहीं है। अभी एक ही क्राइटेरिया, दो और क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए पहली बात। दूसरा, उस भूभाग में कुछ जनसंख्या का निवास होना चाहिए। वहां पर क्या मिलना चाहिए, कुछ जनसंख्या का निवास मिलना चाहिए। फिर सोचा कि मैं और मेरा परिवार आता है उसकी जमीन पे, तो फिर तो मैं भी राज्य बन गया, ठीक है। तो 2 से काम नहीं चलेगा। फिर तीसरा जो कहा क्राइटेरिया दिया गया है कि एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए। वहां पर क्या होनी चाहिए आपका, संप्रभु सरकार, सॉवरेन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे संप्रभु का क्या मतलब होता है देखेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया जहां पे फुलफिल होगा तब वो राज्य कहलाता है। तो सामान्य शब्दों में राज्य का मतलब किसी देश विशेष से होता है। राज्य का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री से होता है। आगे बस समझ में। तो यहाँ पे जो हमने परिभाषा में वर्ड यूज किया वह कंट्री विशेष के लिए यूज किया कि हर एक देश का, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, उस देश में एक शासन व्यवस्था चलानी है तो वहां पर कुछ नियम और सिद्धांत होंगे, कानून होंगे, उसको वहां का क्या कहलाएगा आपका जो है संविधान कहलाएगा। और जो संविधान के अंतर्गत राज्य शब्द मिलेगा आपको, तो संविधान के अंतर्गत जो मिलेगा इसका मतलब क्या होगा, ये वाला राज्य होगा, ये वाला राज्य नहीं होगा। अभी परिभाषा में हमने कौन सा वर्ड यूज किया आपका जो है ये वाला राज्य यूज किया है। तो राज्य का मतलब समझ में आ रहा है कि एक कोई ना कोई क्या होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग रहते हो और उस लोग को संचालित करने के लिए एक संप्रभु सरकार हो। सरकार समझते हो, कौन सी सरकार है? अब यहाँ पे संप्रभु का मतलब बताओ क्या होता है। संप्रभु का मतलब कितने लोग नहीं जानते हैं, संप्रभु का मतलब कितने लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, वेरी गुड, आप लोग जानते हैं। तो हाथ किसी ने कहा नहीं कि मान के चलो सबको आता है, तो कितने लोग जानते हैं, जानते हैं बोलो खड़े होकर के, जोर से बोलो मेरे तक आवाज आए। अपनी सरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो मोदी सरकार अपनी सरकार है, नीतीश सरकार अपनी सरकार है, संप्रभु बोल सकते हैं, ठीक है। परिभाषा में सही थी, बस एक वर्ड बस और जोड़ देना उसमें जो है कि कोई भी सरकार संप्रभु सरकार तब कहलाती है जब वह अपने जो भी निर्णय लेती है वह स्वतंत्र रूप से लेती है, किसी के बाहरी दबाव में नहीं लेती है। तो वैसे सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, संप्रभु सरकार। तो संप्रभु कहलाने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाली सरकार, किसी बाहरी दबाव में ना लेती हो, किसी बाहरी दबाव में नहीं। तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे आपका जो है संप्रभु सरकार। तो भारत की सरकार संप्रभु सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन आज के वैश्वीकरण के दौर में 100% कोई भी सरकार संप्रभु या संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कई सारे निर्णय हमें विश्व की राजनीति के अनुसार, विश्व की उठापटक, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए लेना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। न चाहते हुए कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं बाहरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव में, जैसे 1991 में जब भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की एलपीजी, तो उस समय हमने कई सारी शर्तें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ न चाहते हुए माननी पड़ी। कभी उन्होंने जो हमें आर्थिक संकट से निकलने के लिए फंड देने की बात स्वीकार की। तो संप्रभु सरकार है, कोई दो राय नहीं। लेकिन कभी देखा जाए तो वैश्वीकरण के दौर में 100% संप्रभु सरकार पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहरी कहीं ना कहीं विश्व के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई निर्णय उनसे प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से तुलना करें तो हमारी सरकार क्या है ना, संप्रभु है, भारत में संप्रभु है। मैंने बताया कि कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि वैश्वीकरण के दौर में क्या 100% संप्रभु सरकार का रहना संभव है या नहीं है, संभव नहीं है। इसके लिए मैंने उस पॉइंट को जोड़ा था। ओवरऑल भारत की सरकार संप्रभु सरकार के अंतर्गत आती है, पाकिस्तान की नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे निर्णय या तो आईएसआई दबाव में होते हैं। वर्तमान में चाइना उसको थोक के भाव में आपको क्या दे रहा है, फंड दे रहा है, ऋण दे रहा है, खाने के पैसे नहीं है। तो जब कोई ऋण दे रहा है तो कई सारी शर्तें क्या करेगा, थोपेगा। जैसे 1991 में हमारे पास थोपी गई थी, श्रीलंका है, उसके पास भी खाने के पैसे नहीं है,
तो बाहरी कुछ ना कुछ निर्णय में कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो है इंटरफेरेंस होना ही होना है। तो संप्रभु सरकार का मतलब समझ में आ गया। तो संविधान की परिभाषा समझ में आ गई। अब एक अंतर बता दो, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? जब मैंने कहा कि तैयारी करोगे तो हर एक वर्ड्स की मीनिंग और हर एक छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप सिलेक्शन के लायक बनेंगे। अब बताओ राष्ट्र और राज्य में अंतर कौन बताएगा? बताओ जोर से। हालांकि आवाज आनी मुश्किल है मेरे तक, फिर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे फोटो को पढ़ने की। बंधुत्व की भावना तो जान दे सकते बोला किसके लिए? नहीं, यहां पर बिहार राज्य नहीं आएगा, राज्य का मतलब यहाँ पे देश ही, हमारा देश ही है। उल्टा बोल रहे, बंधुत्व है तो राष्ट्र कहलाएगा। जैसे आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो 1857 की क्रांति पढ़ोगे आप लोग। 1857 की क्रांति का जब परिणाम पढ़ोगे तो उसमें एक परिणाम ये लिखा जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। 1857 की क्रांति ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का क्या किया? उदय किया। तो राष्ट्र का मतलब होता है भावनात्मक लगाव से, कि जब किसी देश में रहने वाले लोग आपस में भावनात्मक या बंधुत्व की भावना से पूरी तरह जुड़े हुए हो, तब वो क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। जैसे भारत, अभी पाकिस्तान को अटैक करने की बारी आ जाए तो केरला से लेकर के कश्मीर तक 99.9% लोग खड़े हो जाएंगे, देश के लिए जान देने को तैयार हो जाएंगे। कहीं पर बाढ़ हो जाती है, जैसे मान लेते हैं केरला में बाढ़ आ गई, तो हर कोई 2 रुपए 4 रुपए जितना भी जिसके बस की बात है चंदा करके भेजने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, पूरा भारत आपस में कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से क्या है? जुड़ा हुआ है। जब भी देश की बात आती है तो सभी लोग एकजुट होकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह क्या कहलाती है? राष्ट्र की भावना कहलाती है। तो हर एक राज्य राष्ट्र हो जरूरी नहीं होता है, हर एक राज्य राष्ट्र जरूरी नहीं होता है। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अभी तालिबान सरकार है, राज्य तो है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना वहां पर सब लोग अपना अपना हित सोचते हैं, इसलिए अफगानिस्तान में शासन करना आसान क्यों रहा? जितने भी पिछले इतिहास में देखेंगे तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में आसानी से वो कब्जा कर लेते थे, क्योंकि वहां का जो सामाजिक व्यवस्था है वह कबायली सामाजिक व्यवस्था है। वहां पे कई सारे कबीलों में बटे हुए समाज, वहां का क्या बना हुआ है? कबीलों में बटा हुआ है। तो सब अपने कबीलों की बात सोचते हैं, इसलिए बाहर के लोग आक्रमण करके आसानी से उसको क्या कर लेते हैं? अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसलिए अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा जो है किसी अन्य देशों का नियंत्रण, आतंकवादियों का नियंत्रण आसानी से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता से पहले 1857 से पहले हम पूरा भारत में क्या था? देश तो था, राज्य तो था, लेकिन राष्ट्र नहीं था। सब अपना सोचते थे, देशी रियासतों में बटा हुआ था, है ना। उधर आपके महाराजा महाराजा अपने हिसाब से सोचते थे, दक्षिण वाले अपने हिसाब से सोचते थे, तो पूरा देश एकजुट में बना हुआ नहीं था। इसलिए जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें पूरे भारत में छोटे मोटे विद्रोह सब जगह हुए। तो इसलिए कहा जाता है इसने एक राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? जन्म दिया, और भविष्य में यही राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती गई, और 1947 तक हम स्वतंत्र होने में, देश को ब्रिटिश से मुक्त कराने में क्या रहे? आपका जो है सफल रहे। तो राज्य का मतलब ये हो गया। और राष्ट्र, कोई राज्य राष्ट्र बनता है जब वहां पर रहने वाले लोग आपस में क्या हो? आपके जो अच्छे से जुड़े हुए हो, तब उसको राष्ट्र कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है आपका? तो राज्य राष्ट्र इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राज्य शब्द का यूज 3 संदर्भों में होता है। एक तो राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के रूप में 28 राज्य हो गए, एक आपका राज्य का मतलब राजनीतिक शास्त्र में एक पूरे कंट्री के रूप में हो गया, और भारत के संविधान में जहां पे भी राज्य वर्ड यूज किया जाएगा वो आर्टिकल 12 के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार यूज किया जाएगा। तो हर जगह राज्य लिखा होगा, संविधान पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा? कि राज्य ये काम करेगा, राज्य वो काम करेगा। तो राज्य का मतलब है जो भी सभी प्रकार के गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो डायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट से क्या है? जुड़ी हुई है। आप भी जो राज्य में आ जाओगे, और मुख्य रूप से देखेंगे तो जो जिम्मेदार सरकारी प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं हैं, सरकार है, वो मुख्य रूप से उसमें आ जाती है। तो ये हो गया आपके जो है। अब आते हैं संविधान का इतिहास, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि विश्व में संविधान की शुरुआत कब से मानी जाती है, फिर भारत के संविधान में आएंगे। तो बताओ इसके बारे में कुछ जानते हो, संविधान के इतिहास के बारे में? तो सबसे पहले जो संविधान की शुरुआत मानी जाती है, एथेंस, नाम सुना है? यूनानी सभ्यता सुना होगा। वर्तमान में इसको कहते हैं ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल है। वर्तमान में इसका नाम क्या है आपका जो है? और अभी न्यूज में भी बना हुआ था कुछ दिनों पहले, ग्रीस। और ग्रीस की राजधानी है, इसकी राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है आपके जो है? एथेंस। तो ग्रीस जो है यूरोपियन कंट्री है। यूरोप का नक्शा याद आ रहा है कुछ? एनीवे उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले जो संविधान की शुरुआत मानी जाती है वह एथेंस, यूनान से मानी जाती है। वहां पर 621 ईसा पूर्व में पहली बार कुछ आपके इस तरीके से कुछ नियम सिद्धांतों के अनुसार क्या किया गया? शासन संचालन की स्थापना की गई। तो संविधान के संदर्भ में शुरुआत कहां से मानी जाती है? एथेंस, यूनान से। लेकिन आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व में, आधुनिक विश्व में शुरुआत मानी जाती है, कुछ पॉइंट नोट नहीं करते तुम लोग? आधुनिक विश्व में जो शुरुआत मानी जाती है वह 1787 से यूएसए से मानी जाती है। 1787 से कहां मानी जाती है? आपका यूएसए। और ये लिखित रूप से जो है, लिखित संविधान का प्रारंभ यहां से माना जाता है। कुछ कुछ पॉइंट नोट करके रहा करो। जैसे राज्य की परिभाषा बताई थी मैंने, है ना। दिमाग पे ज्यादा भरोसा मत करना, है ना। दिमाग इतना इंटेलिजेंट होता तो तुम लोग ये आपका राज्य की परिभाषा लिख लिया था। नोट कर लीजिए। कुछ कुछ साथ साथ कलम भी चलते रहना चाहिए क्लास में। क्लास का मतलब होता है कि कुछ चीजें सुनना भी है, समझना भी है, कुछ चीजें लिखते भी रहना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही कहलाता है कि नहीं? क्योंकि हर चीज लिखवाई जाती है, लास्ट में बोल करके लिखवाई जाती नहीं होता है। कुछ लिखा रहता है यहाँ पर, उसको नोट डाउन भी करना होता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए। तो राज्य की परिभाषा, तो राज्य मैंने यहाँ पे 3 संदर्भ में लिखवाया था। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए राज्य। तो राज्य का एक अर्थ है आपका राजनीतिक इकाई के रूप में। राज्य का एक अर्थ क्या हो गया आपका? राजनीतिक इकाई। दूसरा अर्थ हो गया हमारा संविधान में जो दिया गया आर्टिकल 12। और तीसरा अर्थ हो गया आपका जो है कि राज्य जो है जिसमें एक निश्चित भूभाग होगा, एक निश्चित भूभाग होगा, एक कुछ जनसंख्या वहां पे रहती होगी, और एक संप्रभु सरकार होगी। तो उसको क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। दिख रहा है पीछे वालों को? और बड़ा दिख रहा है क्या? दिख रहा है इतना बड़ा?
नहीं, और भी बड़ा लिख सकते हैं, बस एक पूरे बोर्ड में 2-3 वर्ड ही आएंगे। फिर पॉइंट पॉइंट लिख लो, जैसे मैंने लिखा वैसे पॉइंट्स। थोड़ा पढ़ने का तरीका भी चेंज करना है आप लोग को। अभी तक जो पढ़ रहे हैं आप लोग, बीए क्या होगा, बीएससी क्या होगा, वो सब भूल जाओ, है ना। वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए है, एंड डिग्री इज ओनली द पीस ऑफ पेपर। वो जिंदगी में कुछ काम ना आना है, सिर्फ वो एग्जाम देने के लिए, भरने के लिए काम आएगी। यू आर ओनली क्वालिफाइड टू अपीयर द पर्टिकुलर एग्जाम, उसके लिए बस काम आएगी वो। आगे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो अब ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट करो तो वो फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए और जिंदगी में भी काम आएगी, है ना। लाइफ में भी सिलेक्शन होना नहीं होना डजंट मैटर। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान है पॉलिटिकल साइंस में। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब लिख लीजिए। पहला पॉइंट, एक निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या निवास, और तीसरा संप्रभु सरकार। क्लियर हो गया? लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया ना मोटा मोटी? चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम लोग जो है इस संविधान का इतिहास में। तो संविधान की शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी जाती है? पॉइंट लिख लीजिए। एथेंस यूनान से मानी जाती है 621 ईसा पूर्व से, और एथेंस जो है राजधानी है ग्रीस की। तो संविधान की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो एथेंस यूनान से मानी जाती है। कभी क्वेश्चन आ जाए आपके किसी भी एग्जाम में और ये वाला ऑप्शन दिया हो कि संविधान की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो शुरुआत मानी जाती है 621 ईसा पूर्व से, एथेंस यूनान से मानी जाती है। आधुनिक विश्व में कहां से मानी जाती है? तो वो 1787 अमेरिका, और ये पहला लिखित संविधान माना जाता है। ये आपका जो है पहला लिखित संविधान माना जाता है। क्या चीज नीचे करना है? लिख लो, बस मैं बता देता हूं। संविधान की शुरुआत एथेंस यूनान 621 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व में संविधान की शुरुआत, आधुनिक विश्व में संविधान की शुरुआत 1787 यूएसए एक सम्मेलन हुआ था, वो भी फेमस है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कहीं पर काम आएगा। 1787 यूएसए ब्रैकेट में फिलाडेल्फिया सम्मेलन से लिखित संविधान की शुरुआत मानी जाती है, लिखित संविधान का प्रारंभ। फिलाडेल्फिया एक स्थान है अमेरिका में। चलिए, ये तो कुछ बात हो गई आपकी जो है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, संसदीय लोकतंत्र की जननी। संसदीय लोकतंत्र की जननी माना जाता है ब्रिटेन को। संसदीय लोकतंत्र का प्रारंभ कहां से माना जाता है? ब्रिटेन से। और गणतंत्र का प्रारंभ माना जाता है स्विट्जरलैंड से। गणतंत्र का प्रारंभ स्विट्जरलैंड। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में बता दूं। लोकतंत्र क्या होता है? जानते सभी लोग, सुना सभी लोगों ने है, लेकिन अभी परिभाषित 20 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा। और लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, दो प्रकार, कौन कौन सा? ठीक है, तो इन्होंने कहा दो प्रकार होते हैं, सही आंसर है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब सीधा सा होता है, लोक मतलब जनता, या लोकतंत्र जनता का शासन। लोकतंत्र का सिंपल सा पहली मीनिंग देखा जाए तो क्या है? जनता का शासन। जनता स्वयं क्या करती है? शासन संचालन करती है, शासन चलाती है। बता रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे, राइट। इसी को सबसे अच्छी परिभाषा जो अभी तक मानी जाती है, या अब्राहम लिंकन की मानी जाती है, या अधिकांश लोग उसको याद करके रखते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, है ना। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैंने कहा जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया तो मुझे परिभाषा भी नहीं पता थी। बस अब्राहम लिंकन के बारे में इतना जानता था कि वो गरीब परिवार से पैदा होकर राष्ट्रपति बने थे। मैं भी गरीब परिवार पैदा हुआ था, तो मैं भी सोचा कि मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूं। ये मोटिवेशन लिया था। एक कहानी पढ़ी थी, उसने किसी दोस्त से बुक लेके आई थी, बुक लेके आया था, और उसने किताब खिड़की पर रख के पढ़ने के बाद बारिश से भीग गई। उसकी आगे की कहानी याद नहीं है। तो इस तरीके से कुछ अब्राहम लिंकन के बारे में इतना जानता था। क्लियर है? तो ये परिभाषा कुछ लोगों को पता होगी। अब यहां पर आते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन तो है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो लोकतंत्र के दो प्रकार मिलते हैं। उसमें एक ही प्रकार मिलेगा, दूसरा संभव नहीं दिखता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में कौन सा है? प्रत्यक्ष वाले भी है कुछ लोग? प्रत्यक्ष वाले कुछ लोग हैं क्या? कुछ लोग दोनों में नहीं होंगे, चुपचाप बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि सर जो बताएंगे उसी को देख लेंगे। अपने दिमाग को कष्ट, तो 3 इडियट देखा होगा। तो जो अपने दिमाग को कष्ट नहीं दे रहे होंगे उनका अनयूज्ड ब्रेन होगा, तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? अनयूज्ड ब्रेन की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो अनयूज्ड ब्रेन की वैल्यू कम होगी, है ना। जितना ज्यादा यूज करोगे दिमाग को, उतना ही वह शार्प होता जाएगा, अनुभव मिलते जाएगा, और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एकमात्र ऐसी चीज है दिमाग, जिसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, बाकी चीजें खर्च करोगे तो घटेगा। इसलिए दिमाग को यूज करना सीखना है, मतलब सोचना है थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। एकदम ये नहीं कि न्यूट्रल होकर बैठो कि उठ बोले उठ गए, बैठ बोले तो बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा माँ बाप का आज्ञाकारी है तो एक सीमा तक माँ बाप के लिए ठीक है, लेकिन वो भविष्य में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा वो। तो थोड़ा सा बच्चों को विरोधी होना भी जरूरी होता है। माँ और बाप के हाँ में हाँ मिला लिया मतलब वो गोलू टाइप का बच्चा बनेगा। गोलू समझते हो ना? तो ऐसे बच्चे गोलू टाइप के कहलाते हैं। तो वो बच्चे अच्छे नहीं, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो माँ बाप के साथ कुछ चीजों में विरोध भी करना जरूरी होता है। यदि उन्होंने गलत कहा है तो गलत के अगेंस्ट खड़ा होना भी जरूरी होता है। वहीं से सही और गलत के विरुद्ध लड़ने की लड़ाई स्टार्ट होती है। यदि बाप भी गलत बोल रहा है तो एक क्षमता में होनी चाहिए कि नहीं गलत है तो गलत है। यदि पापा मम्मी के विरुद्ध कोई गलत शब्द यूज करते हैं तो आप इतना अधिक अपना इतना ताकत होनी चाहिए कि बोल सको कि आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद तो थप्पड़ भले पड़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्षमता विकसित अभी से घर में नहीं करोगे तो बाहर जाकर जिंदगी में फिर वो गलत होते देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ये घर से विकसित होता है। और ये पेरेंट जैसे
मेरे भी दो बच्चे हैं, एक बड़ा 12वीं क्लास में, सॉरी 12वीं नहीं, 12 साल का है, 7th क्लास में गया, एक छोटा है अभी तो केजी 2 में गया हुआ है। तो हम, मैं जब सोचता था कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारे हिसाब से हर काम करेंगे, लेकिन उससे 10% मेरी बात मानता है, 90% ठीक है चुपचाप टट्टी मार के इग्नोर करना सीख जाते हैं। तो बच्चों में, और ये मैं जानता हूँ अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि मेरा हाँ में हाँ मिलाए, हाँ कुछ गलत करता है उसके लिए नजर रखी जाती है कि गलत करे तो फिर वहाँ पनिशमेंट है जो भी जरूरत है। और इंडियन पनिशमेंट का मतलब जूता चप्पल विदेशों में नहीं कर सकते। जैसे मेरी वाइफ है तो वो अभी इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ाती है, तो उसमें बच्चों को तुम डांट भी नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या अमेरिका के बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पेरेंटिंग ठीक है, जब तक दो चार थप्पड़ नहीं पड़े तो बच्चा सुधरता नहीं है। मैं भी पहले सोचता था कि नहीं मारूंगा, लेकिन कुछ मामलों में समझ में आता है कि बिना मारे सीखेगा नहीं, क्योंकि समाज शास्त्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण, तो समाजीकरण में क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चे और पशु में कोई अंतर नहीं होता है, पशु का बच्चा भी पैदा होता है और आदमी का बच्चा भी पैदा होता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि हम उसको सही परवरिश ना दे तो पशु व्यवहार करेगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमें सिखाया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। परिवार सिखाता है, फिर स्कूल में जाकर सीखते हो, फिर समाज की सारी चीज सिखाता है। तो इस तरीके से हम समाजीकरण की प्रक्रिया में सही होकर के इंसान बनते हैं। आगे बात समझे। और आज के डेट में आईएएस आईपीएस आईआईटीएन बनना आसान है। एक अच्छा इंसान पेरेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती है, जो मैं भी फील करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, आईएएस बने, आईआईटीएन बने, मुझे उससे मतलब नहीं होता है। मेरा सिर्फ फोकस इसमें होता है कि एक अच्छा इंसान बने। मेरा पूरा फोकस इसमें होता है एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना आज के समाज में जो इतना सारा आपके पास मोबाइल में हर चीज अवेलेबल है, तो बचपन से उसके पास अवेलेबल है, तो आने वाले जनरेशन के लिए आप लोग और ज्यादा चुनौती होगी। मैं तो कम चुनौती फेस कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जब पेरेंट्स बनोगे तो आपके पास और ज्यादा चुनौती होगी। किसके लिए? एक अच्छा पेरेंट्स बनने की, आपका बच्चा सही इंसान बन सके। आईएएस आईपीएस पढ़ करके बन जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान बचपन से पढ़ाओगे तब, सही तरीके से पढ़ेगा तब बनेगा। एनीवे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधा जनता शासन करती है। सीधे जनता का क्या होता है? शासन होता है। तो 100 कितने करोड़ जनसंख्या होगी भारत की? 142। चलिए चाइना से ज्यादा हो चुका है, तो 150 करोड़ मान लेता हूं मैं। तो 150 करोड़ पॉपुलेशन यदि चाहेगी कि पूरे देश का शासन चलाए तो संभव है क्या? तो इसलिए किसी भी बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा कोई समाज है, छोटा मोटा कोई कबीला है, तो आज की डेट में किसी देश विशेष में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड वगैरह में कुछ राज्य जहां पर मिलता है अभी भी जो है, हाँ? वो भी प्रत्यक्ष कहां से हो गया? पंचायत चुनाव में तो चुन करके भेजते हैं, ये मिलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और ये जो प्रतिनिधि है वह जनता की ओर से क्या करती है? आपका जो है शासन करती है, और ये जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं? आपका जो है शासन करते हैं। तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष है, या पूरे विश्व में लगभग अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष मिलेगा। जैसे हमने क्या किया हुआ है, लोकसभा में कितने सांसद भेजे हुए? 545 सांसद। तो ये 545 सांसद जनता की ओर से पूरे देश का क्या कर रहे हैं? शासन चला रहे हैं। तो यहाँ पे जनता डायरेक्ट निर्णय नहीं ले रही है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है निर्णय लेकर के पूरे देश को क्या कर रहे हैं? आपके जो हमारी ओर से, तो हमारे नौकर है वो। तो मोदी जी मिले तो बोलना यू आर आवर सर्वेंट, है ना, जनता के नौकर है। आप लोग जो बनोगे तो जनता के गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनोगे। लेकिन आप एसडीएम बनने के बाद कोई आम आदमी आकर के बोलेगा मेरे नौकर काम करके बता, तो आप क्या करोगे? पहले तो थप्पड़ लगाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये होता है जनता का नौकर, लेकिन नौकर के रूप में काम नहीं करते, वो ऐसे काम करने से मालिक हो। तो ये गलत आपका कहीं ना कहीं क्या है? शासन प्रणाली है। भारत में धीरे धीरे सुधार आएगा। अब आने वाली जनरेशन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को सेवा भाव से सेवा देना, कि मालिक भाव से दे। तो आप लोग इसलिए यूपीएससी में एक अलग से पेपर जोड़ा गया, एथिक्स का पेपर, ताकि थोड़ा सा सुधार है। एथिक्स पढ़ने के बाद उसकी गारंटी नहीं है, बट थोड़ा सुधार की संभावना बन जाती है। बिहार में से कोई पेपर है कि नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, तो यहाँ पे भी लाने की जरूरत है। तो बिहार में भी जो है यूपीपीसीएस ने भी एथिक्स पूरा पेपर यूपीएससी का डाल दिया। तो एक एथिक्स का पेपर तो होना जरूरी है, ताकि कुछ एथिक्स पढ़ोगे तो कुछ चीजें सीखोगे भी, तो थोड़ा सा उम्मीद की जा सकती है कि आप एथिकल पहले से कुछ जानते हैं तो बन सके। तो एथिक्स का पेपर हर स्टेट में डाल दिया थोड़ा बहुत। एमपी में है, छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ राज्य बचे हुए, झारखंड बिहार नहीं पता मुझे, बिहार में भी शायद नहीं है अभी, तो आप में भी एथिक्स की जरूरत है थोड़ा सा। एनीवे, तो लोकतंत्र समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जो है भारत में संविधान का निर्माण किसने किया? अभी बताओ इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग जो है भारत में संविधान, भारत का संविधान। तो सबसे पहले भारत का संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर होगा भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, जानते कम से कम संविधान सभा के द्वारा किया गया। मैंने मुझे भी नहीं पता था, आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। तो समझ सकते हो कि मुझे सगधा यहां तक पढ़ा रहे आप लोग को जो है, तो आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, मेरा भी सिलेक्शन, मैंने आईएएस इंटरव्यू दिया हुआ है 2004 का, 2006 का, और लास्ट 2009, और दूसरा मेरा राजस्थान पीसीएस में सिलेक्शन भी रहा है, महिला बाल विकास अधिकारी पोस्ट पर। तो मैंने वहां जॉब की, लेकिन उसमें आईएएस इंटरव्यू दे रहे थे। फिर 2007 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि उस नौकरी से बेटर पढ़ाने वाला काम मेरे को पसंद आया। तो फिर मैंने जो है, और एक अटेम्प्ट बचा था मेरा 2009 वाला, तो मैंने जॉब रिजाइन कर दी थी 2007 के बाद, और सोचा कि 2009 में आईएएस वगैरह बन के कहीं निकल लेंगे, लेकिन उस साल भी मौका नहीं मिला बनने का। तो जॉब अभी भी मैं आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस मेरा होम स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो वहां पर या यूपी वगैरह में एग्जाम देकर के मैं ले सकता था सिलेक्शन, एसडीएम डीएसपी, अब तो उम्र नहीं रही, ले सकता था, लेकिन मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। पढ़ाने में मुझे मजा आने लगा, और मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट काम यही है। और उसके बाद फिर मैंने 2007 से लेकर के 2009 बस यूपीएससी के क्लास अटेम्प्ट दिया, उसके बाद कभी एग्जाम नहीं दी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था छत्तीसगढ़ में आपका जो है, तो उसमें इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसमें भी 3 सीट थी, और तीनों मुख्यमंत्री और उसके बेटे वोटे लोग भर गए, तो मेरा मौका वहां पे भी नहीं लगा। तो अब संविधान सभा है क्या, ये बताओ। संविधान सभा क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे? तो संविधान सभा जो है कुछ लोगों का समूह था, है ना, कुछ लोगों का मतलब कुछ विशेषज्ञ लोगों कह सकते हो, कुछ विशेषज्ञ भी थे, और कुछ आपके जो है कुछ नहीं जानते तो वो लोग भी थे। तो अभी तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कुछ लोगों का समूह, जिसमें कुछ सामान्य लोग भी थे और कुछ आपके जो है विशेषज्ञ भी थे।
तो संविधान सभा की परिभाषा निकल लोगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है संविधान सभा कहेंगे। तो संविधान सभा कितने लोग देखेंगे? 389 सदस्य टोटल स्टार्टिंग में थे, तो 389 लोगों का समूह था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे देखेंगे हम लोग, तो 389 सदस्यों का समूह था, जिसमें कुछ सामान्य लोग भी थे और कुछ आपके क्या थे, विशेषज्ञ भी थे। तो उनके द्वारा हमारे संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आगे बताओ। अब यहाँ पे हम लोग संविधान सभा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। परिभाषा लिख ली? मैंने कहा हर चीज जो पढ़ते हैं उसको आपको थोड़ा सा समझने के साथ साथ बोलना भी आना चाहिए। लिख सको उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। लिखने की प्रैक्टिस आप जब करोगे तब, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो कि सामने वालों को आप क्या कर सको, उसको बता सको, समझा सको। आगे बात समझे? जैसे आप मैं पढ़ा, मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, है ना? अब कितना समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट क्योंकि अनुभव ये कहता है कि हाँ लगभग समझाने में सफल, एक आध दो को छोड़ दो तो बाकी सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है कि सामने वाला उस टॉपिक को क्या कर सके, आप समझा सके कम से कम, तब जाकर के मान के चलने का टॉपिक आपका क्या अच्छे से तैयार हो रखा है। चलिए अब आते हैं हम लोग के संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का इतिहास पहले पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो संविधान सभा का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। आपका जो है संविधान सभा का थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे पहले कि संविधान सभा की मांग कब प्रारंभ हुई, और फिर पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये दो चीज देखेंगे। तो समझ पा रहे हो ना? साथ साथ चल पा रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं हो रहे हो? अब क्या है कि आज की डेट में अच्छा टीचर कहलाने के लिए एक अच्छा एक्टर और एंटरटेनर होना भी जरूरी हो गया है ना। पहले हमारे समय में 20 साल पहले हम सोचते थे कि हाँ टीचर के पास नॉलेज है कि नहीं ये देखते थे, पढ़ा रहे तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं ये देखते थे। लेकिन अब अच्छा टीचर वो है जो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर सके, थोड़ा सा आपको जो है एक्टिंग करके भी दिखा सके ना, एक्टिंग करना भी आना चाहिए, चेहरा हाव भाव बनाना भी आना चाहिए, वो भी मुझे नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके सीख रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि नए लोगों के साथ हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई जैसे क्रिकेट टीम में भी क्या होता है, जब नया प्लेयर अच्छा आएगा तो पुराने लोग रिप्लेस हो जाते हैं, तो हम लोग भी समय के साथ रिप्लेस होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अभी करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं बना है, तो दाल रोटी का सवाल है। तो हम लोग भी नए जो टीचर्स आ रहे हैं, खास करके यूट्यूबर्स, उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए कुछ हंसी मजाक या कुछ एक्टिविटी हम लोग को भी सीखना पड़ रहा है। तो अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो है क्लास को बांध करके रखने के लिए कोशिश की जा रही है। क्लियर है? हाँ, नॉलेज की बात तो एग्जाम के लायक सीना ठोक के कहते हैं कि जितना भी पढ़ाएंगे उसमें से 90% आना ही आना है ना, 10% की गारंटी नहीं है ना। चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊं, चाहे एनवायरमेंट पढ़ाऊं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, बिहार में तो आ जाएगा। यूपीएससी में भी मैं गारंटी दे देता हूं कि 90% क्वेश्चन आपके आना ही आना है, 10% उसकी गारंटी नहीं रहती है। तो इतना अनुभव है, इस तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ा सकते हैं, तो वो अनुभव इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते इतिहास में, तो संविधान सभा की शुरुआत सबसे पहले जो है संविधान सभा के मांग, इसकी मांग आपका जो है कि भारत का संविधान का निर्माण किया जाए, और संविधान सभा की जो मांग है वह, चलिए बहुत पढ़ के आए हम लोग हैं। तो शुरुआत जो मानी जाती है, दर्शन जो संविधान सभा का दर्शन दिखाई देता है, संविधान सभा का जो है जो मांग का दर्शन दिखाई देता है, वह मानी जा सकती है 1895 में एक स्वराज विधेयक लाया गया था। स्वराज विधेयक लाया गया था आपका जो है बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। तो इस स्वराज विधेयक में आपका ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो है स्वराज का मतलब क्या हुआ, खुद का राज, है ना। तो ये विधेयक मतलब बिल पेश किया गया था स्वराज विधेयक नाम से। तो खुद का राज का मतलब क्या हुआ, खुद का शासन चलाना, और खुद का शासन चलाने का मतलब ये कि हमारे देश का भी क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो इसलिए आपका कहा जाता है या कहा जा सकता है कि संविधान सभा के मांग का दर्शन, इसकी जो फिलॉसफी है वह प्रारंभ कहां से माना जाता है, आपका जो है स्वराज विधेयक से 1895 जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या उसके निर्देशन में प्रस्तुत किया गया था, वहां से माना जा सकता है। क्लियर पॉइंट? उसके बाद 1922 में, वेरी गुड, 1922 में बापूजी ने, मतलब मेरे बापू ने, पूरे देश के बापू ने, महात्मा गांधी ने एक उनकी पत्रिका आती थी हरिजन, तो हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा, हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने क्या लिखा कि भारतीयों के लिए संविधान का जो निर्माण है वह स्वयं भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। लिख लीजिए, 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए, स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका जो ये स्टेटमेंट किसने दिया, कब दिया, कौन सी पत्रिका में दिया और किस संदर्भ में दिया। क्लियर पॉइंट? तो एक तो यहां से मानी जाती है। लेकिन जो आप लोग अधिकांश स्टार्टिंग जो मानी जाती है वह 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनके द्वारा जो है स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो ये यहां से माना जाता है। तो अधिकांश क्वेश्चन जो बने ये वाला बना हुआ है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी, तो एम एन रॉय ने। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है, उसके ऊपर वाला अभी तक सामान्यतः नहीं पूछा हुआ है। क्या क्लियर है? तो ये लिखिए आप लोगों ने। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो कब किया बताओ? हाँ, वो तो 1947 में स्वतंत्र हो गया था। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 1940 में
1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस प्रस्ताव के तहत और कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया? तो वह कौन सा होगा आपका इसका आंसर? 1940 अगस्त प्रस्ताव। लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने इसको स्वीकार, हाँ बता रहा हूं, हमने इसको स्वीकार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण आपका जो है, या संविधान सभा में क्या होंगे? अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। इसमें क्या कहा गया था आपका जो है कि संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा और उसमें अधिकांश सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि भारतीयों के अलावा भी कोई लोग होंगे, है ना, भारतीयों के अलावा भी ब्रिटिश सरकार के कुछ लोग होंगे। तो यहां पर भारतीयों ने, क्योंकि उस समय स्वराज की मांग, है ना, स्वतंत्रता की मांग स्टार्ट हो गई थी, तो भारतीयों ने कहा कि भाई हमारे लिए संविधान बनाना है, तो हमारे ऊपर शासन कौन कैसे क्या करेगा, हम निर्धारित करेंगे, तुम कौन होते हो, है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर अगस्त प्रस्ताव को हमने क्या कर दिया आपके जो है, अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग की गई थी उसको उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया आपके जो है, अस्वीकार कर दिया। आगे बात समझ में? क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि संविधान सभा में अधिकांशता क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो कुछ लोग बाहर के लोग क्यों होंगे, है ना, आपके अपने घर का संविधान बनाना है तो पड़ोसियों को बुला के बनाओगे क्या, है ना, खुद घर के सदस्य मिलकर के तय करोगे, पड़ोसी को उसमें क्या काम, किसी अन्य का उसमें क्या काम? तो भारतीयों ने भी कहा भाई संविधान हमारे अपने लिए बनाना है, तो तुम्हारा क्या काम यहां पर? तो उसके बाद फिर से 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने, लिख लीजिए आगे, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो फिर से ब्रिटिश सरकार ने जो है 1942 में क्या क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, उसमें कहा कि ठीक है मानते, संविधान सभा तुम लोग बनाओ, तुम लोग सदस्यों के सब कुछ तैयार। उन्होंने कहा कि ठीक ठाक है, सब हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी हमने इसको क्या किया? स्वीकार, हमने फिर से स्वीकार नहीं किया। तो अब क्या कारण था? फिर से वही कारण, फिर से वही थोड़ी बात उन्होंने मान लिया कि भारत तुम लोग बनाओगे, तुम सब कुछ करोगे। लेकिन उसमें यह कहा कि सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, हमने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम आप लोग के लिए संविधान सभा का गठन करके देंगे, खुद ही आप ही लोग होंगे और आप ही लोग सब काम करोगे। लेकिन वही था कि इतने सारे वादे तोड़ चुके थे, तो अब जो है उनके वादे पे कैसे भरोसा करें, है कि नहीं? ब्रिटिश सरकार जो कई सारे ऐसे वादे करके क्या कर चुकी थी, तो एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा विश्वास बनता है क्या, है ना? कितना भी कोशिश कर लो तो वो विश्वास नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास और दोबारा चढ़ी हुई चाय दोनों का समान टेस्ट नहीं हो सकता है ना? एक बार विश्वास टूट गया हो और दूसरा चाय को दोबारा गर्म करके पिया जाए तो सेम टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। तो ब्रिटिश सरकार कई बार कर चुकी थी, इसलिए भारतीयों को भरोसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि भारतीयों का सहयोग चाह रही थी। कहां पर? सेकंड वर्ल्ड वार में। तो इसलिए वो प्रॉमिस कर रही थी कि ठीक है तुम हमारे लिए संविधान सभा बना करके देंगे, तुम अपना संविधान भी बना लेना, लेकिन अभी हमारे क्या करो, आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करो, क्योंकि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। आगे बात समझ में? इसलिए फिर से हमने अस्वीकार कर दिया। इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था आपका जो है, तो गांधी जी का मतलब राहुल गांधी नहीं, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझते हो आप लोग? तो आगे की तारीख का चेक होता है, जैसे मुझे कल के दिन में किसी को चेक देना है तो कल एक महीने बाद की तारीख डाल दूंगा, उस दिन पैसा होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, फिर ठीक है अकाउंट बंद करवा दूंगा, जिस अकाउंट का चेक दिया उस अकाउंट पे बंद करवा दूंगा, सामने वाला चेक डालेगा बोलेगा अकाउंट तो ही नहीं। तो इसलिए गांधी जी ने ये कहा कि एक ऐसे बैंक का चेक है जो भविष्य में डूबने वाला है। गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो भविष्य में क्या होने वाला है, आपका जो है डूबने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जाने वाली थी, लगभग हमको समझ में आ गया था कि हम स्वतंत्र होने ही वाले हैं, तो बाद में ब्रिटिश सरकार रहेगी नहीं तो बैंक डूब जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने इसको कहा कि एक ऐसे बैंक का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक भविष्य में क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्लियर पॉइंट? लेकिन संविधान सभा की मांग चली रही थी और करना ही था ब्रिटिश सरकार को, तो फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति बना के भेजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है कैबिनेट मिशन। तो फाइनली 1946 में 3 सदस्यीय एक मिशन भेजा गया भारत में, जिसका फाइनली उद्देश्य क्या था आपका जो संविधान सभा के निर्माण में तत्कालीन जो वायसराय थे उसकी हेल्प करना। तो फाइनली जो है कैबिनेट मिशन 3 सदस्य कौन कौन थे आपके? एक थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ठीक है एक थे एबी अलेक्जेंडर, और एक कौन थे, और एक क्रिप्स, पुराने वाले क्रिप्स थे वो भी थे आपके। ये भारत सचिव थे, जब हिस्ट्री या पॉलिटी में लास्ट में पढ़ेंगे तो काम याद आएगा। भारत सचिव थे ये सेना के अधिकारी थे, ये सेना के अधिकारी थे, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये क्या थे आपके? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य में पहला था पैट्रिक लॉरेंस, लिख लिया, ये उस समय भारत सचिव थे ना, भारत सचिव ब्रिटेन में भारत के शासन के लिए देखने वाली जिम्मेदारी उसी की थी। दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, ये सेना के अधिकारी थे,
और तीसरा था क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो 3 सदस्यीय समिति बना के भेजा ब्रिटेन सरकार ने और कहा कि जाओ भाई ये संविधान सभा वाला मामला निपटा करके आओ, बहुत लंबा हो गया, 1940 से लेकर के 1946 आ गया, अब ये भारतीय मानेंगे नहीं, तो इनको हम ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी जैसा चाहते हैं आप क्या करके आ जाओ, आपका जो है उनके बीच में सहमति बना करके आ जाइए। और इस तरीके से फाइनली संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान है वह कौन से मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया, आपका जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा, उन्होंने भी स्वीकार किया और हमने भी क्या किया, स्वीकार किया। तो एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव या किस मिशन के आधार पर हुआ था, तो वह कैबिनेट मिशन उसका आंसर होता है। क्लियर? तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन के माध्यम से हमने क्या किया, आपका जो है संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, पूरा ड्रॉप तैयार करके दिया गया, कहां से कितने सदस्य लिए जाएंगे और किस आधार पर लिए जाएंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि संविधान सभा का किस तरीके से गठन किया गया, कितने ब्रिटिश प्रांत सदस्य लिए गए, कितने देशी रियासतों से लिए गए, किस आधार पर चुने गए, ये सब हम लोग कल देखेंगे। कितनी महिलाएं थी, कितने कांग्रेस सदस्य थे, कितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये सब हम लोग कब देखेंगे, आपका जो है कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, हालांकि मेरे को 1.5 घंटे कहा था, मैंने आप लोग को 15 मिनट ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो बाकी जो कल पढ़ेंगे हम लोग।